मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। बीए पार्ट थर्ड की क्लास में हम चीन की विदेश नीति का 5वां और अंतिम भाग पढ़ेंगे। चीन की विदेश नीति में हम लोगों ने पढ़ा कि 1949 में साम्यवादी क्रांति जब माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई तो उसके बाद एशिया में उसने अपना प्रभुत्व स्थापित करना एकमात्र लक्ष्य रखा और उसके साथ साथ पूरे विश्व में साम्यवाद के प्रसार के लिए उसने अपनी नीति को अपनाया। वो विश्व में एक बड़ी शक्ति बनना चाहता था और अमेरिका के प्रभुत्व को कम करना चाहता था और इसी के आधार पर प्रारंभ में जहां उसने सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध रखे तो वहीं उसने पूरे विश्व में साम्यवाद को एक साथ प्रसारित करने की नीति को अपनाया। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि चीन की जो नीति है, जिसको हमने पढ़ा 4 भागों में बांट करके, उसने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए जहां उग्र नीति को अपनाया तो वहीं पर उसने चारा और छड़ी जैसी नीति को भी अपनाया और साथ ही उसने आर्थिक सहायता देने की नीति को भी अपनाया। एशिया में उसने अपना दबदबा स्थापित करने के लिए जहां पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, इन देशों को सहायताएं दे करके अपने पक्ष में करने की कोशिश की, वहीं पर हम देखते हैं कि दक्षिण हिंद सागर और अरब सागर, इनमें उसने हस्तक्षेप करना शुरू किया। हम लोगों ने देखा कि उसने धीरे धीरे अपनी सॉफ्ट पावर की छवि बनाना शुरू किया। कश्मीर के मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका के साथ 1970 में उसने अपने संबंध सुधारने शुरू किए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसे सदस्यता नहीं मिली थी। 1971 में उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के साथ साथ जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य का दर्जा भी मिल गया। इस तरह से उसके जो संबंध है वो एक तरफ साम्यवादी देशों से अच्छे थे तो दूसरी तरफ अमेरिका से खराब थे। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे सोवियत संघ के साथ संबंधों को तोड़ना शुरू किया और अमेरिका के साथ मित्रता बढ़ाना शुरू किया। इस आधार पर चीन की नीति बहुत अस्पष्ट और विश्वसनीय नीति मानी जाती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 1954 में पंचशील सिद्धांत पर समझौता हुआ। तिब्बत को लेकर के हिंद चीन भाई भाई के नारे लगाए गए और फिर अचानक से 1962 में एक तरफा भारत पर आक्रमण और एक तरफा युद्ध विराम। 1950 में अमेरिका उसका सबसे बड़ा शत्रु था और उसके बाद 1971 में चीन के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन की यात्रा की। वियतनामी आज़ादी के लिए चीन ने सहायता दी और 1979 में वियतनाम पर आक्रमण भी कर दिया। पूरे विश्व में जब व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर हो रहे थे तो उसी दिन चीन ने अपना परमाणु परीक्षण किया। तो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड नीतियाँ, अनएक्सपेक्टेड निर्णय वो लेता है। जैसा कि वियतनाम के विदेश मंत्री नगुफुन शेच ने कहा, चीन कभी शत्रु नहीं, शत्रु बन जाता है, कभी दोस्त, कभी आधा दुश्मन, कभी आधा दोस्त। चीन की जो चालें हैं वो गुमराह करने वाली है। कभी एशिया में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है तो कभी कहता है कि बंदूक में ही दम है। पहले वे कहता था अमेरिकी साम्राज्यवाद ही विश्व का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन आज अमेरिका चीन का सबसे अभिन्न मित्र है। तो इसलिए कोई एक नीति उसकी नहीं होती। जापान, भारत और अमेरिका से उसने संबंध सुधारने की कोशिश की 2015-16 में। 1987 में सोवियत संघ के साथ संबंध सुधारने के लिए सीमा संबंधी आंशिक समझौता हुआ। दोनों देशों ने आपसी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों को स्वीकार किया जब रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चीन की यात्रा की। चीन ने रूस से
72 सुखोई Su-27 विमान खरीदे। रूस के साथ $2.5 अरब का एक सौदा हुआ, जिसके तहत चीन में और 200 Su-27 विमानों का निर्माण किया जाएगा। 16 जुलाई 2001 को रूस और चीन के बीच एक नई 20 वर्षीय मैत्री संधि हुई। दोनों देशों के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ये इस संधि में कहा गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पहली यात्रा रूस की करने गए और चीन ने समर्थन किया रूस का उस समय जब सितंबर 2015 में सीरिया पर हमला किया था। 1 जुलाई 1987 से हांगकांग पर चीन की प्रभुसत्ता स्थापित हुई और ताइवान से निकट संबंध उसने स्थापित करने का प्रयास किया। चीन एक बड़ी शक्ति बन गया, 33 परमाणु परीक्षण कर चुका है, उसका रक्षा बजट बहुत बड़ा है। आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता और शांति समझौता उसने किया है। चीन ने अपना बाजार दक्षिण पूर्वी और मध्य एशियाई देशों के लिए खोला है, क्योंकि वो आर्थिक विकास बहुत तेजी से करना चाहता है। उसके एशियाई देशों में मित्र जो राष्ट्र हैं, उसमें पाकिस्तान एक मित्र राष्ट्र है। चीन ने अपना प्रभुत्व पूरे एशिया में फैलाना शुरू किया। म्यांमार के कोको द्वीप पर निर्मित चीनी नौसैनिक अड्डा, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव, श्रीलंका के होटम तोड़ा बंदरगाह पर चीनी नियंत्रण आदि से उसने जहां एक और अमेरिका के समुद्रिक प्रभुत्व है उस पर एक तरह से आघात किया है, तो दूसरा इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को उसने बढ़ाया है। वेनेजुएला और ब्राज़ील जैसे जो गैर एशियाई देश हैं, उनमें भी चीन का प्रभाव बढ़ा है। चीन ने अपनी सेना का बहुत व्यापक आधुनिकीकरण किया है। चीन ने भारत के पूर्वी उत्तरी राज्यों में हस्तक्षेप शुरू किया। कश्मीर में घुसपैठ, गलवान घाटी में वर्तमान में भी घुसपैठ चल रही है, सैनिक जमावड़ा है। नेपाल और भूटान को भारत के विरुद्ध घेरा है और इसी के चलते नेपाल ने अपना नया नक्शा अभी कुछ समय पूर्व जारी किया, तो उसमें भारत के कुछ क्षेत्र को अतिक्रमण करते हुए दिखाया है। तिब्बत पर अपना अधिकार करने के बाद में नेपाल और भूटान में उसने रेल और सड़क जाल बिछाना शुरू किया है। तीसरा विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश चीन बन गया है। उसने अपना जो सैनिक बजट है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया और इसके आधार पर उसने अपना सेना को बहुत सशक्त बनाया है। भारत की उत्तरी सीमा पर वो सैन्य ढांचागत निर्माण करता रहा है और शस्त्रों का व्यापारी भी है। चीन एशियाई निर्यात के लिए सस्ती दर का श्रम उपलब्ध करा रहा है। एशिया का व्यापार चीन के साथ बढ़ा। दक्षिण पूर्व एशिया के देश और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी आर्थिक संबंध उसके बढ़ते जा रहे हैं। चीन ने आसियान देश के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। ऑस्ट्रेलिया और चीन ने एक गैस समझौता किया जिसका मूल्य 21 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। वो अपने विशाल बाजार को पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खोल रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था में चीन से मिले ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से चीन ने काफ़ी तेज़ी से, जहाँ
हथियारों के स्तर पर देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य दृष्टि से देखें तो अपने आप को बहुत तेजी से अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है, तो वहीं पर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। चीन प्राकृतिक गैस और तेल भंडारों से समृद्ध रूस में वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। अफ्रीका का दौरा चीनी राष्ट्रपति ने 2015 में किया और ये उसकी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था ताकि खनिज संसाधन और पेट्रोलियम उत्पादों की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जा सके, और इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी। चीन ने अपनी रणनीति के तहत तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर अपनी नीति को बढ़ाना शुरू किया है और नक्शे में इन क्षेत्रों के कुछ हिस्से को अपने नक्शे में वो दिखाता है। इस तरह से जो चीन है वो वर्तमान में बहुत तेजी से अपनी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हाल ही में जो एक नया खतरा विश्व के सामने आया है महामारी के रूप में कोरोना, और जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये वुहान प्रांत से शुरू हुआ है, इसको लेकर के अमेरिका ने चीन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं और चीन के साथ उसके संबंध बहुत ज़्यादा खटासपूर्ण हो गए हैं। वहीं पर विश्व के अन्य देशों से भी चीन के संबंध इस समय तनावपूर्ण है। आज के लिए इतना ही।